आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योगाभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण होने वाली बीमारी यानी कि डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि हमारे आसपास ये 60% लोगों में देखने को मिलती है। और इस बीमारी का किसी भी एज ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी कि ये हर एक एज ग्रुप में देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम के बारे में जो कि हमें इस बीमारी से यानी कि डायबिटीज से उभरने में हमें मदद करे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आपके खान पान से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? तो डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, जो कि टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 के डायबिटीज में छोटी उम्र के यानी कि बच्चों में ये डायबिटीज देखने को मिलती है। टाइप 2 की जो डायबिटीज होती है वो एडल्ट या फिर ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। और तीसरा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए डायबिटीज की, तो डायबिटीज ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से होती है। यानी कि जब हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इसको डायबिटीज कहा जाता है। ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज द्वारा निकलता है। तो जब ये इंसुलिन यानी कि जो ये हार्मोन्स है, इसकी मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, यानी कि जब ये ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और जब ये इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, यानी कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं सारा प्रोसेस इंसुलिन का है कि अगर इंसुलिन पर कंट्रोल नहीं है, यानी कि अगर इंसुलिन घटता बढ़ता है, तो कहीं न कहीं ये हमारे ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ को बढ़ाने का काम करता है। तो अब बात करते हैं कि योग में ऐसा कौन-सा आसन है जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा आसन है वो है मंडूकासन। इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पैरों को इस तरह से मोड़ते हुए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। तो मंडूकासन एक ऐसा आसन है जिसे करने से हमारी पेट की जितनी भी परेशानी होती है उन सब में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि मंडूकासन करने से इसका सीधा इफेक्ट हमारे पेनक्रियास पर पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। अपने पैरों के अंगूठों को पीछे से आपको मिला लेना है। वज्रासन में बैठने के बाद आपको कमर गर्दन को सीधे रखते हुए आपको इस तरह से अपने हाथों को, अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हुए और आपको इस तरह से मुष्टि बना लेनी है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से जब आप मुट्ठी बनाते हैं, तो इसकी जो ये हमारी जो थंब की जो ये ऊपर से होता है, इससे आपको क्या करना है कि आपको अपने नाभि के पास यानी कि नाभि के लेफ्ट और नाभि के राइट में आपको इस तरह से रखना है। कई बारी लोग इस चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं, कई बारी लोग आगे इस तरह से पीछे साइड में रखते हुए या कई बार नीचे या कई बारी ऊपर की तरफ रखते हैं। ऐसा करने से हमें इस आसन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जब हम इस तरह से मुष्टि मुद्रा बनाएँ तो उसके बाद हमें अपनी जो नाभि है उसके बिल्कुल लेफ्ट और बिल्कुल राइट में इस तरह से प्रेस करते हुए साँस को, पहले हमें गहरी साँस भरनी है और फिर साँस छोड़ते हुए हमें इस तरह से, ये हमारा जो हाथ है, अपने हाथों को इस तरह से रखते हुए हमें आगे की तरफ झुक जाना है। साँस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुक जाना है। इससे आपको फ़ील होगा कि आपके नाभि के आस-पास आप पर प्रेशर पड़ रहा है। ये सीधा इफ़ेक्ट करता है जो हमारी पेनक्रियाज़ है उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप पहली बार इस आसन को ट्राई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ध्यान रखें कि जब आप इस आसन को करें तो आप जब नीचे की तरफ जाएँ तो आपको ब्रीदिंग नहीं लेनी है। फिर धीरे से आपको दोबारा से वापस आ जाना है। इसी तरह से आपको इस आसन को कम से कम 3 सेट पे ज़रूर करना है और फिर धीरे-धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आसन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे पेट की जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उस पर और हमारी जो पेनक्रियाज़ है उस पर। ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ है उनके लिए ही ये आसन है। ये जो मंडूकासन है इसे करने से ना कभी डायबिटीज़ होती है और
जो भी हमारे पेट की जितनी भी परेशानी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो जो ये आसन है इसका अभ्यास हर किसी को करना चाहिए और इसका जो अभ्यास है उसे हमें सुबह और शाम को दोनों टाइम इसको ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको इस आसन को करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसकी दूसरी वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने राइट हैंड को इस तरह सीधा करते हुए अपने पाम को अपने नेवल पॉइंट पे लगाना है, यानी कि अपनी नाभि की जगह पर आपको प्रेस करना है और फिर दोबारा से अपने लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर इस तरह से आपको प्रेस करना है। आपको फील करना है कि आपका जो पाम है वो आपके नाभि को प्रेस कर रहा है। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। पहले आपको गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आपको आगे की तरफ जाना है और इस तरह से आप यहाँ पर जैसे कि बताया 15 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। कई बारी कुछ लोग क्या गलत करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अपने सर को पूरा नीचे झुका लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस इतना झुकना है कि आपकी गर्दन सीधी रह सके और इस आसन में आपको 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सांस नहीं लेना है, बल्कि सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है और फिर यहीं से धीरे से आपको वापस आ जाना है। शुरू-शुरू में कुछ भी जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हमें परेशानी होती है, लेकिन जब हम इसका अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो हमें ये आदत बन जाएगी और आपका जो ये आसन है ये धीरे-धीरे आपका सही होने लगेगा। अब अगर बात करें कि डायबिटीज़ के लिए कौन-सा प्राणायाम सबसे बेहतर माना गया है, तो सबसे जो बेहतर प्राणायाम माना गया है वो है कपालभाति। इसे करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरह से बैठ जाना है। आप चाहे किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। जिस आसन में आपको कंफर्ट लगे उस आसन में बैठकर आप कपालभाति कर सकते हैं। आप चाहे तो बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से बैठते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन और आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और जब हम कपालभाति करें तो हम जब ब्रीथ लेते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी सांस बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। हमें फोर्सफुली सांस नहीं लेना है, बल्कि जब हम सांस को छोड़ें तो उसमें हमें फोर्स लगाना है, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो प्रेशर के साथ हमें सांस छोड़नी है और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। तो करेंगे इसका अभ्यास इस तरह से आप अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर आप फील कर सकते हैं। तो आपको पहले नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है और फिर फोर्सली आपको सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। तो इस तरह से करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम फोर्सफुली जब हम सांस को छोड़ते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो वो जो हम नेचुरल जो नॉर्मल जो हमारी ब्रीथ आएगी वो नॉर्मल होनी चाहिए, किसी भी तरह की डीप ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। बस हमें जब हम सांस छोड़े हमें उस पर ध्यान देना है कि हमें अपनी सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। तो कपालभाति का अभ्यास भी आप 3 सेट में कर सकते हैं और इसका अभ्यास करने से भी काफी हद तक डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अब अगर बात करें डायबिटीज़ के पेशेंट के खान-पान की, तो उसमें एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है कि हमें किसी भी तरह का ज़्यादा मीठे वाला खाना नहीं खाना है। इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट लेने से मना किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें ज़्यादा पत्तेदार सब्जियाँ लेनी हैं और जो भी खाना हम खाएँ उसको फ्रेश ही बनाकर खाना है, यानी घर का बना खाना ही हमें खाना है। बासी खाने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको जैसे कि जो अंकुरित दालें होती हैं, फाइबर वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करना है। इससे क्या होता है कि जो आपके जो ये अंकुरित दालें होती हैं, जो फाइबर होता है, ये आपके इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुकता है, जिससे क्या होता है कि आपको भूख कम मात्रा में लगती है और अगर आपको भूख कम लगेगी, तो आप खाना भी कम ही खाएँगे, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज़ की मात्रा होती है, वो कंट्रोल में रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। योग का नियमित अभ्यास करते रहिए, साथ ही साथ प्राणायाम भी हमें करते रहना चाहिए और ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ हमें जब किसी तरह की बीमारी हो तभी करना चाहिए। योग एक ऐसी क्रिया है जो कि आने वाली बीमारियों को रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।